magnetic field patterns produced by current carrying conductors having different shapes. Magnetic field patterns produced by current carrying conductors having different shapes. अब इसमें देखिएगा कि पहला है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू straight current carrying conductor magnetic field pattern due to straight current carrying conductor और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मतलब ये ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि कोई एक सीधा वायर है और उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है. तो वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरीके का प्रोड्यूस करेगा. पैटर्न का मतलब क्या है कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा कि नॉर्थ से साउथ तक जाता हुआ होगा या कुछ और होगा. तो आप ये देखिएगा कि ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है. देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द वायर. फिगर 8 नेक्स्ट पेज पर फिगर दे रखी है. हाँ पेज नंबर 8 पर ही है. और इसमें है नीचे की तरफ आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. तो हम ये वाला कर रहे हैं. अब इसमें पहला पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द वायर. फिगर 8 पेज नंबर नेक्स्ट जो पेज है पेज नंबर 9 उस पर फिगर है बताऊंगा अभी. In figure 8 we have a straight vertical wire or conductor AB which passes through a horizontal cardboard sheet C. Third point, the ends of the wire AB are connected to a battery through a switch. Next page पर आ जाइए आप. इसमें क्या किया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को दिखाने के लिए क्या किया कि एक ना कार्डबोर्ड ले लिया. कार्डबोर्ड की जो शीट है उसको C बोल दिया. ठीक है. तो वो कार्डबोर्ड ऐसे है. ये कार्डबोर्ड ले लिया और कार्डबोर्ड में बीच में सेंटर में एक होल कर दिया और उस होल में से एक वायर को निकाल दिया इस तरह से. अब ये वायर इस तरह से अटैच करा गया है. यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर इस तरह से करके यहाँ पर एक स्विच लगा दिया. ऐसे स्विच मतलब किस तरह से लगाते हैं कि ऐसे एक ब्रैकेट बनाकर बीच में डॉट लगा दो. ये स्विच हो गया. वायर के इस एंड को ले लिया हमने ए और वायर के इस एंड को हमने मान लिया बी. ए बी. और करंट हो गया अपवर्ड्स. अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ करंट हो गया. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है उसको किस तरह से स्टडी करेंगे. आप ये देखिएगा कि जैसे ये वायर ए बी है
तो वायर ए बी में करंट कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है और बी तक जा रहा है। तो हमें कुछ इस तरीके से करना है कि जैसे ये वायर ए बी है ना, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आप अपने हाथ को ऐसे करें और थंब को इस तरह से रखें, ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करे। तो अगर थंब ने ऊपर करंट की डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट आउट कर रखा है तो आप ये देखिएगा कि आपकी फिंगर्स कहाँ पर एनसर्कल कर रही हैं, मतलब फिंगर्स किस तरह से घूम रही हैं। तो ये वायर ए बी है, इस वायर ए बी को हमने ऐसे पकड़ लिया और हमारी फिंगर्स इस तरह से एनसर्कल कर रही हैं। तो जो फिंगर्स इस तरह से एनसर्कल कर रही हैं वो जो फिंगर की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ गए? हमने ये कहा कि जैसे इसमें करंट ए से बी तक जा रहा है वायर में, तो फिंगर्स इस तरह से थंब को ऐसे करा तो फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही हैं, तो ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो फिंगर्स इस तरह से एनसर्कल कर रही हैं। अब आप इसको ऐसे देखेंगे तो फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही हैं, तो एक सर्कल बनाइए। आपने एक सर्कल बना लिया ऐसे। अब इस सर्कल पर यहाँ पर लिख लो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो और यहाँ एक नीडल बना लीजिए। तो एक तरह से ये ऐसा हो गया जैसे कि एक क्लॉक होती है, जैसे कि क्लॉक होती है। तो क्लॉक में अगर ये नीडल ऐसे चलती रहे इस डायरेक्शन में, मतलब पहले 1 पर फिर 2 पर फिर 3 पर ऐसे आती रहे, तो इस तरफ को अगर क्लॉक की नीडल चलती है तो उस डायरेक्शन को हम बोल देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जिस तरह से क्लॉक में मूवमेंट होता है नीडल का, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर उस मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम ले लें तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर इस तरह डायरेक्शन इस तरफ होने लगेगा तो हम इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया। अभी इसमें क्या करना है कि जैसे जो ये वायर है हमारी, वायर इस तरह से जा रही है, तो थंब हमने इस तरह से कर रखा है, तो फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही हैं। तो ऐसे करके देखिए फिंगर्स इस तरह से एनसर्कल कर रही हैं, तो डायरेक्शन कौन सा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल। हमने ये 3 सर्कल इस तरीके से बना लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो हमें ये एज्यूम करना है कि हमने उस वायर को कुछ इस तरह से पकड़ना है कि जैसे करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब का डायरेक्शन हो और फिंगर जहाँ पर अनसर्कल कर रही होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की डायरेक्शन मेरे को दे देगा। समझ गए? तो पहला तो ये है। तो आप ये देखिएगा, इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। वन करंट इज पास थ्रू द वायर ए बी, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। Next pointer, this magnetic field has magnetic field lines around the wire AB which can be shown by sprinkling iron fillings on the cardboard sheet. इसको पता कैसे चलेगा कि हमने क्या करा, हमने ये जो कार्डबोर्ड है इस कार्डबोर्ड पर हमने आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन का पाउडर, बारीक पाउडर एकदम, वो हमने इसके ऊपर पूरे में स्प्रिंकल कर दिया। अब पूरे में फैला दिया। उसके बाद आपको हल्का सा एक बार उंगली से ऐसे टैप कर देना है, बस उस पर मार देना है ऐसे हल्का सा। तो जैसे ही आप उसको टैप करेंगे तो जो जितने भी वो आयरन का जो पाउडर है, वो आयरन का पाउडर इन ये जो लाइंस है, सर्कुलर लाइंस है, सर्कुलर लाइंस के अलाउंग जो है वो अलाइन कर जाएगा। मतलब आपको 3 अलग अलग छोटे 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 सर्कल्स बने हुए दिखाई देंगे और बीच का पोर्शन जो है वो खाली दिखाई देगा। तो इसी से ये समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है एक स्ट्रेट वायर के केस में, तो वो क्या बनता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम है और अलग अलग रेडियस के सर्कल। ठीक है, तो आप ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये फिगर हो गई। यहाँ पर बैटरी को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच लगा रखा है। हमने स्विच ऑन करा तो करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी। हमने स्विच ऑफ करा तो करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी गायब हो जाएंगी, मतलब वो ऐसे इधर उधर फैल जाएगा कहीं पर भी। अब वो ऐसे ही अपने आप नहीं फैलेगा। हमने क्या करा, हमने अगर इसको बैटरी को ऑन कर रखा है, ऑन करने पर मैं हल्का सा ऐसे टैप कर देता हूँ, तो अगर तब मैं इसको टैप करता हूँ तो ये प्रॉपरली 3 रिंग्स बन जाएंगे, 3 छल्ले बन जाएंगे और वो उन 3 रिंग्स के चारों तरफ अलाइन कर जाएगा। जो लोहे का जो पाउडर है, आयरन की जो फिलिंग्स है, वो अलाइन कर जाएगा। ठीक, अच्छा, फिर मैंने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद मैं उस पर वो जो आयरन फिलिंग्स जो है उसको मैं ऐसे ऐसे फैला दूंगा हाथ से, तो वो फैल जाएंगी। लेकिन अगर स्विच ऑन है तो मैं उस आयरन फिलिंग को ऐसे हल्का सा हाथ से करूँगा, वो छूट कर फिर वापस इसी लाइन पर आकर चिपक जाएगी। तो आप उसको डैमेज करने की, उस स्ट्रक्चर को डैमेज करने की भी कोशिश करोगे, वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे हमको ये पता चलता है कि अगर एक स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखें, इफ द अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल,
According to Maxwell's right hand thumb rule, imagine that you are grasping or holding the current carrying wire in your right hand so that your thumbs points in the direction of current, comma, then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. तो ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है। ये जो मैं आपको बताया, ये फिंगर थंब को ऐसे रखा करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर जहाँ पर घूमेगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। उल्टा करा जा सकता है। आप ये देखिएगा कि अगर ये जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं, अगर इन्हें पलट दिया जाए, कि पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे कर दिया जाए, तो ये जो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो रखी है, यही करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। और जब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई तो हम ऐसे देख रहे हैं, थंब हमारा नीचे की तरफ, तो फिंगर ऐसे एनसर्कल कर रही है। तो जब फिंगर ऐसे एनसर्कल कर रही है तो उसको सामने से देखेंगे तो फिंगर कैसे एनसर्कल कर रही है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो जो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। अब पेज नंबर 10 पर आ जाइए। बी पार्ट है इसका, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। अब हमें सर्कुलर लूप की या सर्कुलर वायर की बात करनी है। अब जो सर्कुलर लूप है वो ऐसा नहीं है कि वायर पूरी तरीके से सर्कल की शेप का हो, लेकिन क्या है कि हमने उसको काफ़ी हद तक, एक स्ट्रेट वायर ही है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमने उसको काफ़ी हद तक घुमाकर ऐसे सर्कुलर शेप दे दी। कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ उसका एंड पॉइंट है और आपने दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ज्वाइन कर दिए, तो भाई बैटरी कहाँ लगाओगे? फिर बैटरी कहाँ लगाओगे? तो बैटरी लगाने के लिए दो टर्मिनल्स तो चाहिए। तो हमने उसको इस तरह से घुमाया कि उसके इधर वाले और इधर वाले एंड पॉइंट पर मैं बैटरी फिक्स करूँगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और बाकी जो उसकी शेप है वो सर्कुलर लूप की तरह दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा बनाने वाले हैं, देखिए। बी है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न magnetic field pattern due to a circular loop or circular wire or circular wire carrying current। तो इसमें देखें, it has been found that magnetic effect of current increases if instead of using a straight wire the wire is converted into a circular loop। तो हमने ये फाइंड आउट करा है, it has been found that magnetic effect of current increases if instead of using a straight wire the wire is converted into a circular loop। तो हम ना ये कोशिश करते हैं कि कभी भी ऐसा हो कि अगर मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ये कोशिश करें कि स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसके आसपास प्रोड्यूस होगा। तो अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा जाए कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब क्या है? जैसे एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का मतलब ये है कि वो अपने आसपास के मैग्नेटिक आइटम्स को अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेटिक आइटम्स कौन से हैं? जैसे कि स्टील, कोबाल्ट, निकल और आयरन, ये चार आइटम्स होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इन चार आइटम्स को कोई भी करंट कैरिंग वायर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे, उसके ही ये तीन अलग अलग तरीके हैं। तो ये जो दूसरा तरीका है, इसमें क्या है कि वो जो सीधा वायर था, उस सीधे वायर को सीधा मत रहने दो, उसको थोड़ा सा घुमा दो। तो देखिए ऐसा कर दिया, हमने कहा कि अब कार्डबोर्ड ये है,
और इस कार्डबोर्ड में आपने एक होल तो इधर कर दिया, ये इस तरह से पीछे से वायर आ रहा है निकलकर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट क्या आई, हाँ जी। तो ये इस तरह से हुआ। तो अब आप ये देखिएगा कि मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि आप ये देखिए कि यहाँ पर इस जगह अगर इस इंस्टेंट की बात करी जाए तो इस इंस्टेंट पर करंट ऐसे जा रहा है। तो करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको वायर को ऐसे पकड़िए जैसे आपका थंब जो है करंट की डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा हो, ऐसे कर लिए। तो हमारी फिंगर्स इस तरह से इंसर्कल कर रही हैं। तो ये जो फिंगर्स इस तरह से इंसर्कल कर रही हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये जो मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने जरा टेबल से ऊपर की तरफ ले लिया, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से हमको रखना है कि कार्डबोर्ड के ऊपर हम रिप्रेजेंट इसको कर सकें। ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके का हो गया, और एक और बड़ा रूप देख लो ऐसे। फिर यहाँ पर आते आते ये जो करंट है, ये करंट ऐसे हो गया। ऐसे होने का मतलब क्या है कि फिंगर सब इस तरह से इंसर्कल कर रही है, यानी कि क्लॉकवाइज। एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, और ऐसे ही आप एक और बड़ा सा लूप बना दो। तो धीरे धीरे करते करते हम ये देखेंगे कि जैसे बीच में आएंगे तो ये लूप कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये पता नहीं कहाँ से कंप्लीट होकर आ रहा है। ऐसे ये लूप ये कंप्लीट इस तरीके से होकर आ रहा है, और सेंटर में अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं बची तो इंटरसेक्ट होती हुई नजर आ रही है। आपको ऐसी बनानी है कि वो इंटरसेक्ट ना करें। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो हम नोट्स में अपना पेज नंबर 10 पर है, तो पेज नंबर 10 पर जो फिगर बनी हुई है, हमको फिगर उस तरीके की इसमें बनानी है। समझ गए कि इस तरफ लेंगे तो क्लॉकवाइज पैटर्न बने, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न बनेगा। इस तरफ बनाएंगे तो क्योंकि यहाँ करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो आप ये देखिएगा कि एक ही पोजीशन पर, अगर मान लीजिए हम हाइट की बात करें तो यहाँ से सर्किट से अगर इतनी हाइट पर ये है, सर्किट से इतनी ही हाइट पर ये है, तो सेम हाइट पर दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिज्म जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो गया, थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। तो जब भी कभी एक स्ट्रेट वायर को ही पकड़कर आपने सर्कुलर शेप दे दी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हमेशा ये याद रखिएगा कि किसी भी स्ट्रेट वायर को घुमाकर सर्कुलर वायर में कन्वर्ट इस वजह से करा जाता है ताकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आपको फटाफट से इसमें जो नोट्स में दे रखा पढ़कर बता देता हूँ। Here a circular loop or circular wire is fixed to a thin cardboard sheet capital D. When a current is passed through the circular loop of wire, a magnetic field is produced around it. Second point, the pattern of magnetic field due to a current carrying circular loop is shown in figure 10. तो figure 10 नीचे है, इसमें शो कर रखा है। Third है, the magnetic field lines are circular near the current carrying loop. As we move away, the concentric circles representing magnetic field lines become bigger and bigger, and at the center of the loop, the magnetic field lines are straight. At the center, ये जो पूरा loop है, इसके center पर magnetic field line बिल्कुल straight हो जाएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि भाई जितना 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 वायर से, ये वायर है, जितना 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 वायर से दूर जाते जाएंगे तो सर्कुलर लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, बड़े 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 होते चले जाएंगे। बीच में आते आते वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मेरे को ऐसा दिखाई देगा जैसे कि एक स्ट्रेट वायर। समझ गए? अच्छा, ये जो ऐसे हमने अधूरा छोड़ रखा है, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अधूरा छोड़ रखा है, इसका मतलब इतना बड़ा सर्कल है कि वो पता नहीं कहाँ से पूरा कंप्लीट होकर आएगा। वैसे ये वाला भी इतना बड़ा सर्कल है कि वो बहुत दूर से कहीं से पूरा कंप्लीट होकर आएगा, तो इसलिए हमने उसको पूरा दिखाया नहीं। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें भाई, यहाँ तक समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 11 पर आइए।
पेज नंबर 11 पर है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर इज, फर्स्ट पॉइंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। ये जो सर्कुलर लूप में जो करंट पास कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्ट्रेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। जो सर्कुलर लूप से जो करंट पास कर रहा है, मतलब जितना करंट ज़्यादा पास करवाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप का जो रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, मतलब ये जो सर्कुलर लूप आपने बनाया, ये सर्कुलर लूप आप जितना बड़ा बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये जो सर्कुलर लूप है इसका रेडियस जितना कम रखेंगे, यानी कि ये सर्कुलर लूप जितना छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एक है, नेक्स्ट है क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल की हालांकि ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, लेकिन ये बताया क्यों जा रहा है अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, बस अभी आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। सोलेनॉइड का आइडिया, सोलेनॉइड क्या होती है? सर्किट में ना वो लूप में जाती है। सोलेनॉइड क्या होता है? जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए ये जो कैमरा का, लैपटॉप का ये जो वायर है, ये सीधा वायर है, इसको तो स्ट्रेट वायर बोलेंगे। इसी वायर को ऐसे घुमा दिया, सर्कल में बना दिया, तो ये सर्कुलर लूप हो गई। और इसी वायर को ऐसा कर दिया, जैसे लैंडलाइन टेलीफोन होता है ना, लैंडलाइन टेलीफोन की अगर हम वायर देखें तो वो ट्विस्टेड केबल होती है ना, कॉइल की तरह, उसको हम सोलेनॉइड बोल देते हैं। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा सोलेनॉइड का बताते हैं कैसे करना। अच्छा, इस मैग्नेटिज्म के बाद कोई ऐसा चैप्टर रह रहा है जो आपको लगता हो मुझे कराना हो? बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी जैसे दूसरा वाला बैच है, दूसरे वाले बैच में लाइट का रिवीजन करवाना स्टार्ट करा था, तो उसमें मतलब पूरा तो ना रिवाइज करते हुए हम उतना रिवाइज कर रहे हैं जो वो वाला पोर्शन है जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जैसे जो रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के जो रूल्स हैं कि कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में, और मतलब ये जो दोनों टाइप के जो हमारे मिरर्स और लेंस हैं उसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। हाँ, इस वाले बैच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हो गया था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने बस वो प्लांट्स वाला ही करवाया था बस। हाँ, नहीं हुआ ना वो भी, वो भी नहीं हुआ, तो पहले वो करवा दूंगा। जब ये मैग्नेटिज्म कंप्लीट होगा तो पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। और कोई चैप्टर है जो अधूरा रहता हो?
कार्बन करा दिया था मैंने, एक्सट्रैक्शन कोल एंड पेट्रोलियम हो गया था। नहीं एक्सट्रैक्शन तो चलो उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कोल एंड पेट्रोलियम शायद नहीं हुआ। चलिए ठीक है, पहले ये करवा दूंगा, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर मुझे आप बता देना कौन सा पोर्शन रह गया है, और अगर कोई पोर्शन हो भी गया है तो रिवीजन में किस चीज़ के रिवीजन की ज़रूरत है बता देना, करवा देंगे, ठीक है। और मैंने ना ग्रुप पर मैसेज भी डाल दिया था, मैं 23 तारीख से दूसरा जो आपका अगला टेस्ट है वो मैं लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़्यादातर सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स भी तब तक ख़त्म हो ही जाएंगे। तो कौन सी चैप्टर का? अब बताऊँगा आपको, शाम तक बता दूँगा। मतलब मैथ्स का ही रखेंगे, और मैथ्स का अब इस तरीके से रखेंगे कि लगभग 3 या 4 चैप्टर या 5, मतलब जितना भी टोटल सिलेबस है उसका 1/3 रख लेंगे। 1/3 रखने को बोल रहा हूँ, टोटल 14-15 तो चैप्टर है, कितने हैं टोटल? 16 है ना, तो 4 या 5 चैप्टर, सर 15 5 का रख लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्योंकि सर वो आज 1 घंटे ही हो। नहीं थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। चलिए जी, अगला जो है ना पेज नंबर 12 पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड है। इससे पहले क्लॉक फेस रूल लिखा हुआ है पेज नंबर 11 पर। क्लॉक फेस रूल अभी रुकिए, अभी 5 मिनट में क्लॉक फेस रूल पर आता हूँ, पहले सोलेनॉइड पर आ जाइए, फिर क्लॉक फेस रूल में क्या दे रखा है वो भी बताऊँगा। पहले सोलेनॉइड देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग a large number of closed turns of insulated copper wire. Figure 12 shows a solenoid SN whose two ends are connected to a battery through a switch capital X. Through a switch capital X. तो अब आप ये देखिएगा कि जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ऐसी जो वायर होती है, एक स्ट्रेट वायर को लिया और स्ट्रेट वायर जो है उसमें आपने मतलब जो टर्न्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड टर्न्स आपने लगा दिए, उसमें घुमा दिया उसको बार बार। तो उसको ऐसे कर दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वायर है, तो वायर तो स्ट्रेट ही है ना, ये वायर तो स्ट्रेट है, इस वायर पे आपने क्या करा कि कोई भी एक ऐसा सिलेंड्रिकल पोर्शन लेकर और वायर को इस तरह से लपेटना शुरू कर दिया। लपेटने के बाद में आप ये देखेंगे कि इस पर इस तरीके के टर्न्स बन गए, क्लोजली पैक्ड टर्न्स बन गए, और वो टर्न्स बनाने के बाद में फिर आपने उसको ऐसे निकाल लिया, तो ये ऐसे बन जाएगा जैसे कि स्पाइरल बाइंडिंग होती है। तो स्पाइरल बाइंडिंग में जो कोने में दे रखा होता है वो वायर के ट्विस्टेड पेयर्स। तो अब देखिएगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो हम एक सोलेनॉइड बना लिया है हमने इसे, तो आप ये देखिए कि करंट तो फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि ये जो स्विच है ये स्विच ओपन है, ये स्विच ओपन है। अब करंट फ्लो कब करेगा? जब ये स्विच जो है ये स्विच क्लोज हो जाएगा। तो स्विच क्लोज कब होगा? आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो स्विच को हमने बोल दिया X, ये बैटरी हो गई, बैटरी को B बोल दिया। अब वायर मतलब हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, ऐसे आई और ऐसे गया, फिर ऐसे पीछे से घूम कर आया, फिर ऐसे आगे, फिर ऐसे ऐसे, ऐसे 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 घूमते घूमते करंट वापस इस तरीके से आ गया। तो अब जरा देखेंगे कि ये जो है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमारा करंट का डायरेक्शन है कि करंट ऐसे ना छल्लों में घूमते हुए गोल 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 आगे जा रहा है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का डेवलप होगा ये देखना है।
तो अब जो पीछे वाला पेज है जहाँ पर क्लॉक फेस रूल लिखा हुआ है, अब वहाँ पर आ जाइए। अब वहाँ पर आ जाइए। इन्होंने ये कहा कि जब कोई भी वायर के टर्न्स बन रहे होते हैं तो मैं वो वाला टर्न देखूंगा जो जिसको भी मैं सामने से देखूंगा तो सामने से मुझे डायरेक्शन कैसी दिखाई देगी वो मेरे को देखना है। तो हमने ये कहा कि दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऐसे, हमने ये सर्कुलर लूप का मतलब ये ऐसे हमने कहा कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है या फिर मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है। तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। भाई सामने से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही नजर आ रहा है, और अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉक फेज रूल जो है ये बस ऐसे ही समझने के लिए है कि इन्होंने समझने का एक अलग तरीका बताया, मैं एक अलग तरीका बता दूंगा, आपको बस याद रखना है। इन्होंने कहा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट तो आप इसको ऐसे बना लो, इसके अलावा एक लाइन ऐसे बना लो, एक लाइन ऐसे बना लो और एक लाइन ऐसे बना लो। तो ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि एन हो, एन मतलब नॉर्थ पोल। ये फिर ये कह रहे हैं कि अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के पैरेलल ऐसे एक लाइन बना लीजिए, ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे बना लो और एक लाइन ऐसे बना लो। तो ये ऐसे बन गया जैसे कि साउथ फेस हो। ठीक, तो आपसे कभी भी क्लॉक फेस रूल जो है वो याद रखने का एक तरीका है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो याद रखने का एक तरीका है। वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये याद रखना है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आप उस वाले फेस को बोल देंगे नॉर्थ फेस। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जब मैं बोलता हूँ ना, मुँह से बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो एन पहले मुझे एन निकल रहा तो एन इज फॉर नॉर्थ। ठीक है, तो एंटी है तो इसका मतलब पहले एन निकल रहा है मुझे, मतलब एन मतलब नॉर्थ फेस हो गया। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो जब हम बोल रहे हैं तो पहले मुझे एन निकल रहा है, यानी कि नॉर्थ फेस हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज वाला नॉर्थ फेस तो भाई क्लॉकवाइज वाला साउथ ही तो होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो ही तो पोल्स होते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला अगर नॉर्थ फेस है तो क्लॉकवाइज वाला साउथ फेस हो जाएगा। अब ये याद रखने का तरीका हो गया। अब जरा देखिएगा कि मैं इधर आता हूँ तो इधर हम ये देखते हैं कि हम किसी भी लूप को देख कहाँ से रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर खड़े होकर इसको देखना शुरू करा तो इस जगह से अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए हम यहाँ से खड़े होकर इसको देख रहे हैं तो यहाँ से मुझे ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला जो एंड है, इस वाले एंड को मैं बोल दूंगा साउथ एंड। सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड और पावरफुल होता है। क्या होता है? सोलोनॉइड में पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर किस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या? साउथ फेस। अब आप क्या करें, अब आप इस तरफ आ जाइए। अब अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो वही चीज़ जो वहाँ से क्लॉकवाइज दिखाई दे रही थी वो इस तरफ से कैसी दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला एंड हमारा क्या है? नॉर्थ फेस हो गया। तो ये नॉर्थ फेस हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने इस रूल के हिसाब से कि अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो दैट विल बी ट्रीटेड लाइक साउथ फेस, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो दैट विल बी ट्रीटेड लाइक नॉर्थ फेस। तो हमने ये देखा कि अच्छा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग लूप है, मतलब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड में एक एंड पर नॉर्थ पोल, एक एंड पर साउथ पोल। तो रूल तो वही लगेंगे मैग्नेटिज्म वाले कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक जाएंगी, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये ऐसे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और इसी तरह से ये एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि भाई मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अपना लूप कंप्लीट करती हैं। मैग्नेट के बाहर तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये लूप आपके इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं तो सोलेनॉइड में जहाँ पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा उसको लेंगे साउथ फेस, जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा उसको लेंगे नॉर्थ फेस। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी दे आर स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, वो आपस में पैरेलल होंगे बिल्कुल। और हम हमेशा ये कहते हैं
कि अगर कहीं पर भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कोई एक ऐसा रीजन बताइए जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यूनिफॉर्म होता हो, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म मिले, तो कोई एक ऐसा रीजन बताया तो आप ये कहेंगे इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑलवेज दे आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, हमेशा पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है। और उसका एग्जांपल है इनसाइड अ सोलेनॉइड। चलिए जी, अब जरा फटाफट से इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। डायग्राम जो दे रखा है पेज नंबर 12 पर जो डायग्राम है उसके नीचे, तो फर्स्ट पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिस इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। इससे ये पता चलता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हर जगह बिल्कुल सेम होती है। ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको सेम मिलेगी। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा, if the strength of magnetic field is just the same in a region it is said to be uniform magnetic field। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हर जगह हमको सेम मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला देखिएगा, thus the magnetic field is uniform inside a current carrying solenoid। इस वजह से एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म मिलेगा, यानी कि सेम मिलेगा। पेज नंबर 13 पर आइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन। अगर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात करें तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़, पहला फैक्टर है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, के सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। और क्या हाथ में रह गई? बहुत बढ़िया, देख लेंगे अभी, देख लो चेयर के नीचे तो नहीं। हाँ चलो, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। तो पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी मैग्नेटिज्म भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। पहला पॉइंट। ठीक है। तो हमको अगर मैग्नेटिज्म बढ़ाना है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर हमको बढ़ानी है किसी सोलेनॉइड की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो टर्न्स है ना, ये टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। जितने टर्न्स बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही बढ़ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपको वो चेक करना है। तो देखिएगा, लार्जर द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। किसी सोलेनॉइड में अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस होगी। लार्जर द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तीसरा पॉइंट, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। ठीक है। तो आप सोलेनॉइड बनाने के लिए जो मटेरियल है वो मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा या कितना कम प्रोड्यूस होने वाला है। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि सोलेनॉइड बनाने के लिए द यूज़ ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर इन मेकिंग अ सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या दिखाया है, क्या बताया है इन्होंने कि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है, तो हमने ये कहा सोलेनॉइड जो है सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा अगर उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई पहले हमने देखा एक स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर में हमने कहा कि स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हमने कहा नहीं मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो हमने क्या करा, हमने उस स्ट्रेट वायर को सर्कुलर शेप दे दी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा और ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई। फिर हमने कहा नहीं और ज़्यादा चाहिए, तो और ज़्यादा चाहिए के लिए हमने कहा कि अच्छा वायर लो, वायर के लूप आप बनाते चले जाओ। तो ट्विस्टेड केबल आप बनाते गए तो वो क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। हमने कहा नहीं और इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो अब आपने क्या करा, ये जो वायर है ना, ये वायर जो है आप ये समझ लीजिए लाइव वायर नहीं है, मतलब सीधे ऐसी कॉपर की वायर नहीं है कि आप छुओगे तो करंट लग जाएगा। इसके ऊपर कोटिंग हो रखी है, जैसे ये वायर है ना, जैसे ये वायर है, इन सब के ऊपर रबर की या प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी है। इन सब में करंट फ्लो कर रहा है।
अगर ये वायर पर कोटिंग ना हो रखी होती और हम इसको ऐसे छूते तो हमें करंट लगता। लेकिन क्या है कि इन सबके ऊपर कोटिंग हो रखी है, तो सोलेनॉइड में भी ऐसी लाइव वायर नहीं है, सब पर कोटिंग हो रखी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, फिर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है। हमने ये कहा कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें, ये जो बीच का सेक्शन है ना, जो बीच का खाली पोर्शन है, इस बीच के खाली पोर्शन के अंदर कोई मटेरियल इंसर्ट करके छोड़ दीजिए, तो उसका जो मैग्नेटिज्म है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल कौन सा यूज़ करना होता है, अलग अलग तरीके के मटेरियल डाले गए। उन्होंने कहा भाई ये कॉपर रॉड डाल दी, कॉपर रॉड डालकर देखा तो और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, हमने कहा नहीं आयरन की रॉड डाल दो, तो आयरन की रॉड डालकर छोड़ दी इसमें, तो मैग्नेटिज्म और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म देखा गया सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी आयरन की एक ऐसी रॉड जिसका मेल्टिंग पॉइंट, वो सॉफ्ट आयरन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो रबड़ के जैसा आयरन है कि उसको घुमा दो तो सॉफ्ट है ना, इस तरीके का नहीं, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल आयरन से थोड़ा कम है। तो सॉफ्ट आयरन कोर अगर इसके अंदर डालकर छोड़ दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि भाई मैग्नेटिज्म जो पहले था उससे भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो ये 3 तरीके हो गए। पहला तरीका, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका, बाय इंक्रीजिंग द करंट, वैल्यू ऑफ करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आपने करंट बढ़ा दिया तो भी आपका मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा सोलेनॉइड का। सर अगर कॉपर की जगह कोई और अच्छा कंडक्टर अगर लगा दिया मतलब उसमें वायर बनाते हुए, वायर का है ना, सोलेनॉइड बनाते वक्त, हाँ, तो और ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो वो क्या हो सकता है कि सिल्वर यूज़ करो, सिल्वर जो है वो कॉपर से भी अच्छा है, या गोल्ड यूज़ करो, गोल्ड सबसे अच्छा है। ठीक है, लेकिन बहुत महंगी सोलेनॉइड बन जाएगी, तो प्लैटिनम। वो बहुत महंगी सोलेनॉइड बन जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके।